सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी दिनों के बाद करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है। सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमने आपको रियलाइज़ कराया कि करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आती है तो आपका करंट अफेयर्स तैयार नहीं होता है। इसलिए आप सभी लोगों का ये फर्ज है, उत्तरदायित्व है कि इस क्लास को आगे बढ़ाएं, जम के लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी रखें। आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज शनिवार था, शनिवार को टेस्ट हुआ, काफ़ी कम लोग आए क्योंकि सुबह बारिश होने लगी थी। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि बारिश हो जाएगी तो टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। टेस्ट हुआ था अपने नियत समय 9 बजे से, और कल 9 बजे से साइंस की क्लास है तो वो एक्स्ट्रा क्लास है, वो भी करनी है। पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं, उसमें साइंस का वेटेज अच्छा खासा पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स की क्लास अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो निरंतर रोज़ आप लोगों को ये क्लास मिला करेगी। और सभी विद्यार्थी जैसे हमारे पहले सब नोट करते थे वैसे ही आज से नोट करना शुरू कर देंगे। कभी कोई अगर अकारणवश कोई कारण लग जाता है तो अलग बात है, नहीं तो क्लास आपको डेली मिला करेगी। आइए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम शुरू करें। और देखने के लिए ये 15 प्रश्न हैं, लेकिन ये जानकारी की दृष्टि से आपको बहुत ही ज्ञान देंगे और बहुत सारी अतिरिक्त जानकारियाँ इस क्लास के माध्यम से आपको दी जाएंगी। पहला क्वेश्चन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 24 मार्च को मनाया गया है विश्व क्षय दिवस। और ख़ास बात क्या है? तो ख़ास बात है इसकी थीम है कि हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। इसकी थीम है हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी थीम है। और इसी के साथ में हम कुछ और महत्वपूर्ण दिवस जानेंगे जो हमारे मार्च में अभी कुछ ही दिन पहले मनाए गए हैं। जैसे 20 मार्च को कौन सा दिन होता है, आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए। ये पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया, इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एक दिवस और बताता हूँ। ये तो आपका नोट हो गया। अगले दिवस की एक मैं और चर्चा करता हूँ जो मनाया गया है अभी हाल ही में 20 मार्च को। और 20 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। और एक दिन मनाया गया है 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। काफ़ी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 21 मार्च को बताते हैं आपको कौन सा दिन मनाया गया है। 21 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इन दिवसों की आपको थीम मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं तो हम किसी दिन आपको बताएंगे कि इन सब दिनों की थीम क्या होती है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो अभी अभी मनाए गए हैं। मार्च में भी कुछ ही दिन पहले ये सारे दिन मनाए गए हैं। देखिए, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और निरंतर करनी पड़ेगी। जो विद्यार्थी बैच में जुड़े हुए हैं उनसे ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सुने जाएंगे। कल जो विद्यार्थी 9 बजे आएंगे उनसे ये 15 के 15 प्रश्न सुने जाएंगे। और फिर निरंतर जैसे हम पहले क्लास में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों से सुनते थे, ठीक वैसे ही सुनेंगे। अभी कुछ दिनों से करंट अफेयर्स का मामला आप लोगों का बहुत पीछे हो गया है। आप लोग बिल्कुल अपने मन से ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाते हैं तब भी आप पूरी क्लास नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत गुस्सा लगती है। अब से ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं करेगा। आपके कहने पर ही हमने इस क्लास को बनाना फिर से स्टार्ट किया है। ठीक है,
ये हो गए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को हमने डिस्कस किया है। कोंकण अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? ये अभ्यास जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो मैं आपको बताता हूँ, भारत और यूनाइटेड किंगडम की नेवी के बीच यह सैन्य अभ्यास 20 से 22 मार्च तक अरब सागर के कोंकण तट पर किया गया। कितनी अच्छी एक लाइन में आपको सारी बातें हमने बताने का प्रयास किया है। कोंकण अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के नेवी के बीच यह सैन्य अभ्यास 20 से 22 मार्च तक अरब सागर के कोंकण तट पर किया गया है। और इसकी शुरुआत जो है, इस अभ्यास की शुरुआत 2004 से हुई थी और तब से ये प्रतिवर्ष ये अभ्यास मनाया जाता है। किस डेट को मनाया गया है, किस दो देशों के बीच मनाया गया है? अगर आपको जानकारी है अन्य अभ्यासों की जो यूनाइटेड किंगडम के साथ किए जाते हैं सैन्य अभ्यास, तो उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिखते हैं उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, तो इसलिए लिख लिख कर पढ़ना ही हमारी याददाश्त में बना रहना है। लिख लिख कर ही पढ़ेंगे तभी हमारी याददाश्त में वो चीज़ें बनी रहेंगी। ये 2 नंबर का एक्सप्लेनेशन था। कोंकण अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम की नेवी के बीच में शुरू किया गया है, अरब सागर के तट पर, कोंकण तट पर ही किया गया है। कोंकण अभ्यास याद रखना है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। तो ये हो गया होगा। मैं अगली बात आपको बताता हूँ, और जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, पूछेगा पेपर में कि किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? तो पहला पनडुब्बी बेस बनाया है अभी बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने बनाया है। बांग्लादेश ने नौसेना को मजबूत करने के लिए ये पनडुब्बी बेस बनाया है। और इसमें किस देश ने सहायता की है? तो चीन की सहायता से बनाया है। चीन की सहायता से बनाया है। दूसरी बात अगर हम आपको बताएं इसकी लागत कितनी है, तो इसकी लागत है 1.21 अरब डॉलर। और ख़ास बात इसमें क्या है कि इसमें 6 पनडुब्बी और 8 युद्धपोतों को तैनात किया जा सकता है। ये इसकी विशेष बात है। भारत के लिए कोई विशेष खतरा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि चीन जो है इस बेस से भारत की जासूसी कर सकता है। अब बात यह 2016 में चीन के राष्ट्रपति ने बांग्लादेश का दौरा किया था, उसी टाइम से ये थोड़ी सी गुगाहट चल रही थी और अभी आकर ये फाइनल हुई है डील। पहला पनडुब्बी बेस चीन की सहायता से बनाया गया है। भारत भी बांग्लादेश की लगातार मदद करता रहता है। भारत की अपेक्षा बांग्लादेश की नौसेना बहुत ही कमज़ोर है। कोई विशेष खतरा हमें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों हम अपने आसपास किसी को भटकने दें। प्रयास किया जाएगा। कुछ गैस पाइपलाइन के लिए भी मदद की थी भारत ने बांग्लादेश की। अब चीन की मदद से पहला पनडुब्बी बेस तैयार किया गया है। इसकी राजधानी क्या है? बांग्लादेश की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी ढाका राजधानी है। अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। और अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, अभी राष्ट्रपति चेंज हुए हैं बांग्लादेश में, तो राष्ट्रपति हैं इसके शहाबुद्दीन चंपू। शहाबुद्दीन चंपू राष्ट्रपति हैं। और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था
कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है। आप कम से कम कमेंट बॉक्स में इतना तो ज़रूर कमेंट करिए कि वो कौन से 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और वे भारतीय राज्य हैं। सभी विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, जियोग्राफी चल रही है, तो सभी लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर बखूबी मालूम है। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है, बस आप दे दीजिए, यही बड़ी बात है। अगली बात मैं अगर 4 नंबर क्वेश्चन की करूं तो कहता है कि यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। तो भाई साहब 26% दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास पेयजल नहीं है, पेयजल का अभाव है। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारी दुनिया में 71% जल है, 21% पर ही पृथ्वी है, लेकिन वो जल जो है वो पीने लायक शुद्ध जल नहीं है, महासागरों का खारा पानी है। तो पीने का जो जल है इसकी बहुत शॉर्टेज है, और जिन देशों में पानी की कमी है वही पानी के महत्व को समझते हैं। हम और आप लोग, कई लोग मिलकर ये प्रयास करते हैं कि पानी को बर्बाद ना किया जाए, पानी को बचाया जाए। जल ही जीवन है, जल को सुरक्षित करना है। 22 मार्च को अभी विश्व जल दिवस मनाया गया है, थीम भी रखी गई थी, क्लास नहीं हो रही थी, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है। मैं प्रयास करूंगा पिछला करंट अफेयर्स को कवर करने का, बस आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग चाहिए, थोड़ा सा साथ चाहिए। बस साथ इसलिए चाहिए कि अगर आपको हम मोटिवेट करते हैं तो आपको भी ढूंढना है कि आप हमको कैसे मोटिवेट करेंगे। बस दोनों लोग मिलकर सभी चीज़ों को आसान बना सकते हैं। बस हमें एक अच्छा प्रयास करने की ज़रूरत है और हमें दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। कोई मेहनत नहीं लगनी है, कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्रचार करना है, हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। बहुत हिम्मत करके, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लास बनाना फिर से मैंने स्टार्ट किया है। अब इस सफ़र को आप कहाँ तक ले जाएंगे इसकी जिम्मेदारी आप पर है, ठीक है। आइए हम बात करें, यूनेस्को ने कहा है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म तो भैया कोई लोग बता देंगे, मैंने पिछली कक्षाओं में बहुत बार बताया है। मैं आपको इसकी स्थापना बता देता हूँ। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। ये बात आप याद रखिएगा, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, ये बात आपको याद रखनी है। और बहुत अच्छा करंट अफेयर्स आपको पढ़ाने का प्रयास रहेगा हमारा। आप रेगुलर इस क्लास को लीजिए। टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे थे क्योंकि क्लास करंट अफेयर्स की नहीं हो रही थी। आज जो टेस्ट के सबसे बड़े टॉपर हैं, नंबर तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी टॉप तो टॉप होता है। सोनू एक उभरता हुआ नाम, इनके अच्छे नंबर हैं। प्रयास करिए आप लोग भी, सभी लोग अच्छे नंबर लाने का। कल भी कुछ मैथ का टेस्ट होना है, कुछ प्रश्न दिए जाएंगे आपको। लगातार बेहतरीन तैयारी का प्रयास हो रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्ट इंडिया का नया एमडी और सीईओ कौन बनाया गया है? इन्वेस्ट इंडिया का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो मनमीत के नंदा को बनाया गया है। मनमीत के नंदा। अब ये इन्वेस्ट इंडिया क्या है तो आपको बता दें, 2009 में इन्वेस्ट इंडिया 2009 में वित्त मंत्रालय, 2009 में वित्त मंत्रालय, व्यापार और उद्योग विभाग के अधीन बनाया गया था, और उद्योग विभाग के अधीन बनाया गया था।
ये बात आपको याद रखनी है। इन्वेस्ट इंडिया का नया एमडी और सीईओ मनमीत के नंदा को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। आपको बताएं तो वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको जरूर ध्यान में रखनी है ये बात कि वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो भैया ये किया गया है बनारस में। 6 नंबर क्वेश्चन है, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी में कहाँ बनाया गया है? तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जिसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। पूरी बात है, पूरी बात हमने आपको बताने का बहुत अच्छे से प्रयास किया है। हर हाल में ये समझ में आया होगा। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया है। कब किया गया? तो ये 24 मार्च को किया गया। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जिसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। इस तरीके से आपको बहुत कम समय में बहुत सॉलिड और बहुत काम की जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो अगर ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, तो आपके रिस्पांस से हमें पता चलेगा कि ये क्लास आपके लिए वाकई में महत्वपूर्ण है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं इसे बंद कर दूंगा, अगर है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस क्लास को रेगुलर किया जाए या न किया जाए। ये आप पर डिसाइड करता है, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। बिल्कुल पक्की बात है, हमारी आपकी जोड़ी ऐसी है, जो आप कहते हैं हम वही करते हैं। अरुणधरा क्या है? अच्छा टॉपिक है, अच्छी चीज़ है ये अरुणधरा क्या है? ये अरुणधरा जो है ये एक मध्यम शक्ति का रडार है। ये रडार ऐसा है जो दुश्मनों की गतिविधियों का पता लगाएगा। और कई तरीके के रडार होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, हम लोग आपस में कह देते हैं कि बेटा अब तुम हमारे रडार पर हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई हरकत करोगे तो हमें पता चल जाएगा। ये जो है पूछा जा सकता है आपसे क्या है, तो आप कहेंगे मध्यम शक्ति का रडार है। क्या है? मध्यम शक्ति का रडार है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है उसे जरा समझ लेते हैं, ठीक है? देखिए, टेस्ट तो होता रहता है, तो आप लोग करते रहते हैं, बदलते रहते हैं लोग। जो थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर देता है उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आइए आपको बताते हैं। तो आप ध्यान देना, रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। और वो भी कैसे अनुबंध किया है? तो आप 3700 करोड़ रुपए के साथ अनुबंध किया गया है। ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसको शॉर्ट में BEL कहते हैं। तो आप समझ गए अरुणधरा क्या है? अरुणधरा मध्यम शक्ति का रडार है, जो रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ अनुबंध करके इसका निर्माण किया है। इसका जो राशि है वो 3700 करोड़ रुपए के साथ में है, ठीक है? अब हम दूसरी बात करते हैं। तो एक शब्द ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया है, डिजिक्लेम मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखना
ये प्रश्न आपसे ज़रूर कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। आने वाली परीक्षाओं में इस प्रश्न की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बात मैं बताया करूँ उसे आप नोट कर लिया करिए, लिख लिया करिए। आ जाता है पेपर में, फिर आप सोचते हैं काश हमने पढ़ लिया होता। तो ये जो डिजी क्लेम मॉड्यूल है, डिजी क्लेम मॉड्यूल, देखिए समझिए ये क्या है। ये भैया जो है ये एक बीमा योजना चली थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में इसको लॉन्च किया गया है। इससे 6 राज्य लाभान्वित होंगे। ये एक ऐसा मॉडल है जो फसल की बुआई से पहले अगर आपका कटाई कोई नुकसान हुआ है या फसल कटाई के बाद कोई नुकसान हुआ है, खेत में फसल का कोई भी नुकसान यदि हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा सीरियस लेगी। किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अभी आपने देखा आकस्मिक बरसात हुई, लोगों की बहुत ज़्यादा फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई, बहुत ज़्यादा किसान दुखी हुए, कहीं कहीं क्षेत्र में पत्थर भी गिरे, तो इससे फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। किसान जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और किसान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय जवान और जय किसान का नारा हमारे देश में दिया जाता है और इन दोनों लोगों की मदद करना है, सहायता करनी है हमको। तो इस वजह से ये जो डिजी क्लेम मॉड्यूल है ये किसने लॉन्च किया है, तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और ये किसके अधीन काम करेगा, तो बताते हैं आपको, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। और जो ये डिजी क्लेम मॉड्यूल है, यहाँ इस योजना से 6 राज्यों के किसानों को लाभ मिलेगा। याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जनरली स्टूडेंट्स इनको छोड़ देंगे, उन्हें आप पढ़ के जाएंगे, आप में एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। जब थोड़ा सा कुछ जानकारी होती है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाता है। एबल पुरस्कार जो है 2023 किसे प्रदान किया गया। ये एबल पुरस्कार पहली चीज़ तो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एबल पुरस्कार जो है वो गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। गणित के क्षेत्र में एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है जो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा हौसला अफजाई भी करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो क्या है, इनका नाम है लुइस कैफेरेली। ये इनका नाम है। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, तो देखिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। और ये पहली बार दोस्तों 2003 में दिया गया था। यह पुरस्कार पहली बार 2003 में दिया गया था। ठीक है, इतनी बातें आप लिखिए हमारे साथ में और देखिए आपकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त होती है। आपने देखा अंतर वीडियो
पढ़ने का और वीडियो न पढ़ने का, दोनों का ही आपने अंतर देखा है। जितने हमारे होशियार छात्र हैं सब ज़बरदस्त तैयारी करना शुरू कर देंगे पहले के जैसे। फिर आपसे बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को पूछा जाएगा, सुना जाएगा और बार बार रिवाइज कराया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। बस आप हमारा साथ बनाए रखिएगा तो आपको रेगुलर ये क्लास मिलेगी, ऐसा मेरा दावा है। किस अदालत ने राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो राहुल गांधी जी को किस अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई है? राहुल गांधी को सूरत अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। 2019 की चुनावी सभा रैली में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी राहुल गांधी जी ने, जिसके तहत 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। और जनप्रतिनिधि कानून कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 2 साल से अधिक या 2 साल तक सज़ा पाता है तो उसे लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। राहुल गांधी जी कहाँ से लोकसभा के सदस्य हैं, इसे देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं। ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप सब लोग क्या वास्तव में जानते हैं कि वो कहाँ के सांसद थे? और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अगले कुछ वर्षों तक चुनाव लड़ने से भी उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। उन पर IPC 499 और 500 की धारा लगाई गई है। इस धारा के अंतर्गत अगर आप किसी की प्रतिष्ठा को कोई चोट पहुंचाते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक केस होता है मानहानि का दावा, उसमें देखा जाता है कि आपका मतलब कितना नुकसान हुआ है। किसी की टीका टिप्पणी से अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, आपकी प्रतिष्ठा को कोई चोट पहुंची है, तो उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाए हुए हैं। तो आइए आपको बता देते हैं कि किस अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई है। तो ये सूरत अदालत है जिसने राहुल गांधी जी को 2 साल के लिए सज़ा सुनाई है। और मुकदमा किसने किया था वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए बताते हैं आपको। सूरत अदालत ने राहुल गांधी जी को सज़ा सुनाई, वो भी 2 साल की। हालांकि इनको जमानत मिल चुकी है। और मुकदमा किसने किया था? तो पूर्णेश मोदी जी ने मुकदमा किया था। मोदी जी ने मुकदमा किया था। इन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था और इन्होंने राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर 2019 में चुनावी सभा के दौरान टिप्पणी की थी। देखो दोस्तों, क्या टिप्पणी थी ये तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। और आप सब होशियार हैं, आप सब चीज़ों को समझ रहे हैं। तो जो टिप्पणी की थी उसकी उनको सज़ा मिली है, लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। हालांकि ये कई बार ऐसा हो चुका है। कल मैं इस पर थोड़ी सी और आपसे चर्चा करूंगा। आज मैं थोड़ा स्पीड में चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक प्राप्त करने वाला जो पहला राज्य है वो है राजस्थान। राइट टू बिल 11 नंबर है जिसका विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत जो राजस्थान का कुल बजट है उसका 7% जो है वो स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए रखा गया है। इस बिल में ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा की ज़रूरत है तो बिना पहले पेमेंट के उसका इलाज किया जाना जरूरी है। उसका इलाज होना चाहिए। पैसा देने में यदि वो असमर्थ है तो उसका पैसा राज्य सरकार चुकाएगी।
दूसरी कई सारी इसमें सुविधाएं दी गई हैं। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसे तत्काल उपचार के लिए ले जाना है और वहाँ उससे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। काफ़ी हद तक ये बिल लोगों की भलाई के लिए है। आइए आपको कुछ हम बता देते हैं। बिना किसी पूर्व भुगतान के आपातकालीन उपचार निजी अस्पताल में करा सकते हैं, निजी अस्पताल में करा सकते हैं। राजस्थान के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी 19 जिले राजस्थान में बनाए गए हैं, जिससे अब 50 जिलों की संख्या हो गई है। ये बात जरूर याद रखिएगा, संख्या हो गई है। और अगर बात करें हम सीएम के, तो अशोक गहलोत जी हैं। और अगर मैं राज्यपाल की बात करूं, तो राज्यपाल जो हैं वो कलराज मिश्र जी हैं, कलराज मिश्र जी हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं अपने पुराने विद्यार्थियों से और नए भी विद्यार्थियों से, ऑनलाइन विद्यार्थियों से और ऑफलाइन विद्यार्थियों से। आप सोचेंगे छूटा कौन इसमें? हाँ, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में ज़रा बताइए मुझे नेशनल पार्क के बारे में। राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, आइए हम चलते हैं। दिल्ली सरकार का बजट किसने पेश किया है, तुरंत आपको बताता हूँ फटाक से। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि दिल्ली सरकार का बजट कैलाश गहलोत ने पेश किया है। कैलाश गहलोत ने। ये आम आदमी का 9वां लगातार बजट है, 9वां लगातार बजट पेश हुआ है। और इसका कितना अनुमान रखा गया है, आइए आपको बताते हैं। 78,800 करोड़ रुपए का अनुमान है बजट का। ठीक है, और जिसकी थीम भी रखी गई है, थीम रखी गई है साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली। मैं दोस्तों बहुत जल्दी आपको प्रयास करता हूँ जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है फटाफट आपको दे दी जाए, ताकि आपका बहुत कम समय में बहुत अच्छा करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं रणवीर सिंह। याद रखना दोस्तों, कपूर नहीं है, रणवीर सिंह हैं। पहले नंबर पर रणवीर सिंह हैं, दूसरे नंबर पर दोस्तों विराट कोहली हैं, तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार हैं और चौथे नंबर पर आलिया भट्ट हैं। आलिया भट्ट महिलाओं में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनी हुई हैं, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले नंबर पर रणवीर सिंह, दूसरे नंबर पर विराट कोहली, तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार और चौथे नंबर पर आलिया भट्ट। चारों क्रम आपको याद रखने हैं, ना याद रहे तो आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पेन पर। कॉपी पे पेन से लिखिए फटाक से। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताते हैं आपको। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है पंकज आडवाणी। इनका नाम है दोस्तों पंकज आडवाणी। इनका नाम है पंकज आडवाणी। और एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो ये कतर में हुई है, कतर में, दोहा में इसका आयोजन हुआ है। कतर के दोहा में आयोजित की गई है। कतर के दोहा में, ठीक है, कतर में दोहा में नहीं, ठीक है, कतर के दोहा में आयोजित की गई है। किस शहर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी? स्टैचू से संबंधित आपको जितने भी प्रश्न उत्तर मालूम हैं जरा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ की जाएगी, किस शहर में की जाएगी? आइए उस शहर का आपको नाम बताते हैं, है ना। उसके बाद में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक और जानकारी छोटी सी देंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कैसे भी। 7007551426 ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको ऑफलाइन बैच करना है, पढ़ना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास इंग्लिश की भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है,
जो स्टूडेंट एसएससी की कोचिंग कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छे टीचर स्टाफ में जुड़े हुए हैं हमसे और इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप सभी लोग इंग्लिश की इंडिविजुअल क्लास कर सकते हैं। पूरे लखीमपुर में इंग्लिश कंपटीशन लेवल की इतनी अच्छी नहीं कोई पढ़ा पाएगा, इसका मेरा पूरा विश्वास है। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इंग्लिश की क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए जिन लोगों में इंग्लिश पूछी जाती है। आइए मैं बात करता हूँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की। स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के लातूर शहर में बाबा साहेब की 75 फीट प्रतिमा का अनावरण बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क में की जाएगी। ये कहानी है स्टैचू ऑफ नॉलेज की। बाबा साहेब की अभी जयंती आने वाली है। कोई बता सकता है बाबा साहब की जयंती कब आएगी, किस तारीख को आएगी? अप्रैल में मनाई जाती है। कौन सी भी जयंती है? बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो मात्र और मात्र शिक्षा के दम पर ही आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। बिना शिक्षा के, गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने भी लिखा है, बिना पढ़े लिखे नर पशु कहावें। वही चीज़ है, पढ़ाई लिखाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने लक्ष्य के प्रति अगर थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा कदम बढ़ाएंगे तो वो हमें परिणाम बहुत अच्छा दे के जाएगा। ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आपको संक्षेप में बताते हैं पद्म अवार्ड विजेता कितने हैं। पद्म अवार्ड विजेता जो हैं वे 106 हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री ये अवार्ड दिए जाते हैं। तीनों अवार्डों का बहुत ज़्यादा महत्व है। 6 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 9 पद्म भूषण दिए गए हैं और 91 पद्म श्री दिए गए हैं। याद रखेंगे, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरस्कार पाने वालों में महिलाओं की संख्या 19 है और मरणोपरांत 7 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। 7 लोगों को दिए गए हैं। किसी दिन आपको इसी पर बहुत अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने लाएंगे, इसका हमारा वादा है। अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो आप 2 शब्दों में हमें बता सकते हैं। बताने के कई सारे तरीके हैं। आप व्हाट्सएप पर फ़ोन करके या कमेंट बॉक्स में लाइक करके बता सकते हैं। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। काफ़ी दिनों बाद आपके साथ ऑनलाइन मिलने का मौका मिला है, ऑनलाइन जुड़ने का मौका मिला है। बहुत दिनों के बाद हम आपके सामने ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं, लेकिन अगर आपका भरपूर सहयोग रहेगा तो ये क्लास रेगुलर चलेगी और ज़बरदस्त चलेगी और बेहतरीन क्लास बनेगी और अच्छे से पढ़ाई होगी। टेस्ट में बहुत मज़ा आएगा। जब करंट अफेयर्स पूरा पढ़ा होगा तो टेस्ट में बहुत आनंद आएगा। इन्हीं मीठी मीठी बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आप मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, बस मित्र हारा वही है जो मन से लड़ा नहीं है। सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। डटे रहिए, अड़े रहिए, जिद्दी बने रहिए। जब तक मंजिल मिलेगी नहीं, हम रुकने वाले नहीं हैं। न तो हम रुकेंगे और न ही हम किसी को रुकने देंगे। ऐसी भावना के साथ हमें तैयारी करनी है। कोई कमी लगी हो, कोई सवाल आपकी समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बड़ों का आशीर्वाद साथ में रखिए, छोटों का प्यार लेते रहिए।
और एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।